गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपको ध्यान होगा लास्ट लेक्चर हमारा था सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड। आज हम करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। 5 लॉ हैं हमारे, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे नेम से इंडिकेट है, मास इसमें कंजर्व रहे। तो क्या होगा ये इस लॉ के अकॉर्डिंग? ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, द मास ऑफ reactants and the mass of products remains कंजर्व या सेम या इक्वल या कंजर्व्ड, जो भी आप कहना चाहो, कि कोई फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, जो रिएक्टेंट्स का मास है टोटल और जो प्रोडक्ट्स का मास है टोटल, वो हमेशा बराबर रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम दूसरे वे में भी कैसे कह सकते हैं? द टोटल मास या मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during any physical or chemical change। कि किसी फिजिकल और केमिकल चेंज में मास बराबर रहेगा, उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहले फिजिकल का लेते हैं। फिजिकल चेंज जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, फिजिकल स्टेट या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, जैसे वाटर है। एक तो फॉर्म ली हमने आइस और दूसरी फॉर्म हमने ली इसकी वाटर। सपोज हमने 100 ग्राम आइस ली और ये मेल्ट किया तो वाटर भी कितना बनेगा? 100 ग्राम। हाँ, हो सकता है एक आध के माइंड में ऐसा भी आए कि सर गैस पर रख दिया और कुछ देर बंद करना भूल गए। इन दैट केस जो वेपर का मास है, जो वाटर है, रिएक्टेंट्स टोटल और प्रोडक्ट भी टोटल लेने हैं, वो 100 ग्राम ही रहेगा। केमिकल चेंज ले लो। सपोज कार्बन है, C+O2, ये हमने बर्न किया, CO2 में कन्वर्ट हुआ। अगर मैं इसको 12 ग्राम लूँ, इसको 32 ग्राम लूँ, तो ऑब्वियसली ये भी कितनी मिलेगी हमें? 44 ग्राम। तो ये कंजर्व रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। वैसे इतना अभी के लिए ठीक है। थोड़ा अगर इसके डिटेल में जाना चाहो तो आइंस्टीन एक इक्वेशन भी है, E = mc²। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन है ये। इसके अकॉर्डिंग सिंपल रिएक्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी अगर यहाँ से हम निकालें E = mc², m निकाल तो क्या होगा? E/c², जो बहुत छोटी टर्म आएगी, बहुत नेग्लिजिबल चेंज होगा। लेकिन अगर ये रेडियो एक्टिव है या न्यूक्लियर रिएक्शंस थी, रेडियो एक्टिव डीके है या तो, या न्यूक्लियर चेंजेज है, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तब ये कंसिडरेबल है। तो जो आज के टाइम पर हम डेफिनेशन दूसरी ये भी मान सकते हैं कि मास और एनर्जी का सम, टोटल सम बराबर रहेगा। कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ये इंटर कन्वर्टेबल है। लेकिन एग्जाम में आप यही डेफिनेशन बताओगे, वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद सेकंड लॉ आएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन कह दो उसको। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लॉ ऑफ
कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसको क्या भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक ही मतलब है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसने कहा एक सेम कंपाउंड या प्योर कंपाउंड, जो भी कहना है, ए सेम या ए प्योर कंपाउंड is always formed by same kind of atoms when they combine in same definite ratio by mass। इसने कहा सेम कंपाउंड जो होगा वो सेम एलिमेंट से मिलके बनेगा और जब वो उसी रेशियो में जुड़े। फॉर एग्जांपल हम लें H2O या हम लें CO2, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो वाटर है हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बनेगा, ये नहीं कि हाइड्रोजन के बजाय कोई और चीज लें। और मास की रेशियो भी क्या रहेगी, 1:8। अब वाटर किसी कंट्री किसी सोर्स से हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बनेगा और 1:8 में। जैसे मान लिया मैं ले लूं H2O2, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना, बट रेशियो क्या आएगी यहाँ पर 2:32, 1:16। अब रेशियो चेंज हो जाए या एटम्स चेंज हो जाए, दोनों ही केस में सेम कंपाउंड नहीं होगा, इट इज नॉट वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऐसे ही CO2 12:32, 4 3 जा 4 8 जा 3:8 आएगी मास की रेशियो, और कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनेगा। है तो कार्बन मोनो भी नहीं, दो का कॉम्बिनेशन, बट मास की रेशियो डिफरेंट आएगी, 3:4 आएगी, तो ये सेम नहीं है। इसकी अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो क्या होगी, आपको बेटा याद होगा, आपने आइसोटोप आइसोबार भी पढ़े हुए हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो सेम और मास नंबर क्या हो डिफरेंट, यानी कि सेम एटम जिनका मास अलग अलग है। और आइसोबार क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट आएगा और मास नंबर सेम आएगा, मतलब डिफरेंट एटम विद सेम मास नंबर। ये आइसोबार है, ये आइसोटॉप्स है। तो अगर हम आइसोटोप यूज कर दें तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। यहीं पर आइसोटोप अगर मैं ये लेता 14 वाला, तो रेशियो क्या आती 14:32, वो वेरी कर जाएगी। ये थोड़ी लिमिटेशन हम कह सकते हैं, अदरवाइज लॉ यही रहेगा। गॉट इट। इसके बाद थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सिंपल है, इनमें कुछ नहीं है, नेम में ही काफी हद तक आंसर इंडिकेट नेम से ही हो जाएगा। कांस्टेंट था तो कांस्टेंट थी, कंजर्वेशन में कंजर्व था। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नेम में आ गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन आ गया। अब इसके केस में क्या होगा, अब दो एटम एक से ज्यादा रेशियो में भी जुड़ सकते हैं। इफ या व्हेन two atoms combine to form more than one compound, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, then the ratio of mass की रेशियो of atoms which combine with the fixed mass of other be as a simple ratio या सिंपल होल नंबर रेशियो। एग्जाम्पल से समझो, कार्बन CO भी बना सकती है, कार्बन और ऑक्सीजन, CO2 भी बना सकते हैं।
सल्फर एंड ऑक्सीजन SO2 SO3 भी बना सकते हैं, ऐसे ही नाइट्रोजन के भी ले सकते हैं हम ऑक्साइड्स। अब यहाँ देखो कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का 16, रेशियो क्या आएगी 3:4। यहाँ पर कार्बन का मास 12, ये नहीं निकालनी चलो एक बार के लिए, और ये कितना आएगा 32। यहाँ पर सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का भी 32, यहाँ सल्फर 32, ये 48। तो इसने कहा एक का मास तो क्या होगा फिक्स, इसमें कार्बन का क्या है फिक्स है। तो ये दूसरे एलिमेंट के मास की रेशियो यहां से कितना आया 16, वहां से 32, तो ये सिंपल होल नंबर आएगी। ऐसे यहां पर कितना है ऑक्सीजन का 32, वहां 48, जो ये एटम्स की रेशियो होगी वही आएगी और वो होल नंबर ही होंगे। ठीक है, गॉट इट। सिंपल है कि एक का मास होगा फिक्स, दूसरा जिसका मास चेंज हुआ है दोनों में अलग अलग आया है उसके मास की रेशियो सिंपल होल नंबर आएगी। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जैसे नेम से इंडिकेट हुआ रेसिप्रोकल्स, इसके केस में पहले एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज दो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करें, ऑक्सीजन और मैंने यहाँ ले लिए कार्बन, सिंपल कंपाउंड क्या बनेगा CO2। ये तीसरे एटम हाइड्रोजन से सेपरेटली कंबाइन करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंपल कंपाउंड क्या बनाएंगे H2O, कार्बन और हाइड्रोजन CH4 सिंपल वैलेंस के बेस पर। यहां मास की रेशियो निकालो क्या आएगी 4 3 जा 4 8 जा 3:8। यहां इनके निकालो 12:4 3:1। यहां निकालो 2:16 1:8। तो रेसिप्रोकल ने क्या कहा when two atoms combine with each other and separately with third atom then the ratio of their masses is either same or simple multiple when they combine directly with each other। अब इसके केस में देखो डायरेक्टली जुड़े तो रेशियो क्या आई 3:8, इंडिविजुअली जुड़े तो यहाँ से कार्बन कितना आया 3, यहाँ से ऑक्सीजन कितना आया 8, लेने वही एटम है तो इनकी रेशियो क्या आई सेम। या किसी केस में यहाँ कोई सिंपल CO लेता तो यहाँ 4, यहाँ कितना आता 8, तो या तो सेम और सम मल्टीपल आएगा जो आपस में जुड़े और सेपरेटली थर्ड से जुड़ेंगे। ये क्या था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एटम्स व्हेन दे कंबाइन विद third atom separately is either same or simple multiple to the ratio of mass when they combine directly with each other। जो फिफ्थ लॉ है वो हमारा कौन सा होगा गैलियस लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। गैसेस कॉम्बिनेशन का है। इस लॉ ने कहा कि जब गैसेस रिएक्ट करेंगी तो करते बाई वॉल्यूम। व्हेन गैसेस reacts to form product they do so by volume, वो वॉल्यूम में करेंगे। एंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस या ऑफ रिएक्टेंट्स कह सकते हो एंड प्रोडक्ट भी अगर गैस है तो इफ इट इज ऑल्सो गैस, गैस हो तो ही लेना है। बियर्स ए सिंपल वोल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम है। अब कैसे, मान लिया हमारे पास ये H2 प्लस O2 ये मिलके क्या देंगे H2O, बैलेंसिंग कर दें हम। गैस की वॉल्यूम की रेशियो क्या आएगी, जो कोफिशिएंट है वही है 2:1:2। ये सिंपल भी है होल नंबर भी है। या ऐसे हो सकता है H2 प्लस Cl2 2HCl
1:1:2, ये भी सिंपल होल नंबर है। ये किसने कहा था? गैलियस ने। तो आज के लिए हम ये 500 लॉ करेंगे, इनको ध्यान से करना है, डाउट्स आए वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कल करते हैं। ओके।